सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये हमारा भ्रम है। मन प्रसन्न रखेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे, ये वास्तविकता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। भारत दौरे पर पहुंचे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। मेक इन इंडिया के पहल के तहत दोनों नेता वडोदरा में C295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति सांचेज व्यापारियों, उद्योगपतियों और फिल्म जगत के लोगों से मिलने के लिए माया नगरी भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का करेंगे उद्घाटन। रेल, सड़क, जल विकास और पर्यटन क्षेत्र पर केंद्रित होंगी ये तमाम परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता। साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों से की जागरूकता फैलाने की अपील। त्योहार पर वोकल फॉर लोकल को बताया आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी। लोगों को गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलना आवश्यक, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, किसी भी देश और सभ्यता का आंकलन उसकी न्याय व्यवस्था से। जयपुर में अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम को किया संबोधित। दंड विधान से न्याय विधान की यात्रा को उपराष्ट्रपति ने बताया औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का मार्ग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भुवनेश्वर में आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों से किया संवाद। युवा शक्ति को बताया देश का भविष्य। कलिंगा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के महत्वपूर्ण दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 10 बजे स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ संयुक्त रूप से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में C295 विमान के निर्माण हेतु टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। C295 प्रोग्राम के तहत कुल 56 विमान हैं। इनमें से 16 विमानों की आपूर्ति स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा की जा रही है और शेष 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाना है। इसके बाद लगभग 11 बजे वो वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे, जहां स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ कूटनीतिक चर्चा करेंगे। वडोदरा से प्रधानमंत्री अमरेली जाएंगे, जहां दोपहर लगभग 2:45 पर अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत गुजरात सरकार और ढोलकिया फाउंडेशन के बीच सहयोग के जरिए विकसित की गई है। इसके अलावा दोपहर लगभग 3 बजे वो अमरेली के लाठी में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य के अमरेली, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर, कच्छ और बोटाद जिले के नागरिकों को सीधे तौर पर लाभ होगा। प्रधानमंत्री 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1,100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई भुज नालिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास संबंधी पहलों का शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें पोरबंदर जिले के मोकर सागर में करली पुनर्भरण जलाशय को एक विश्व स्तरीय टिकाऊ इको पर्यटन स्थल में बदलना शामिल है। हम आपको बता दें कि स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज रविवार की रात गुजरात के वडोदरा पहुंचे। उनका विमान वडोदरा हवाई अड्डे पर तकरीबन रात को 1:30 बजे उतरा। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उनका स्वागत किया। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज सुबह वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब वो आज रात 1:30 बजे वडोदरा
एयरपोर्ट पर उतरे थे, उनका स्वागत किया गया, उस दौरान की तस्वीरें। और अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज सुबह वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज संयुक्त रूप से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का उद्घाटन करने वाले हैं। हवाई अड्डे से टाटा के प्लांट तक करीब 2.5 किलोमीटर तक पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति सांचेज रोड शो भी करेंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोनों नेता वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस भी जाएंगे, जहां वो विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। पैलेस में ही दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति सांचेज बुधवार सुबह करीब 12:30 बजे स्पेन के लिए रवाना होंगे और स्पेन लौटने से पहले वो मंगलवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे बचने के लिए रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र साझा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस संबंध में अधिक से अधिक जागरूक बनने और जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े एक वीडियो को भी साझा किया, जिसमें डिजिटल अरेस्ट करने वाला व्यक्ति और पीड़ित के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, ये भी साझा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई एजेंसी ना तो धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही पैसों की मांग करती है। पीएम ने दर्शकों को विस्तार से बताया कि इस प्रकार के फरेब तमाम करने वाले गिरोह कैसे काम करते हैं और कैसे खतरनाक खेल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटाकर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए
तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देश के रचनात्मक ऊर्जा की एक लहर चल रही है और एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडिया छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति की राह पर है, जबकि गेमिंग क्षेत्र का भी लगातार विस्तार हो रहा है और ये दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर क्षेत्र में कमाल कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक, गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है। एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है। भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ महीने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी। तब मुझे इंडियन गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मौका मिला था। वाकई देश में क्रिएटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है। एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्योहार के इस मौसम में हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करें। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करें। ये नया भारत है जहां मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है। हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में भी स्थापित करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था। उनका मंत्र था, कोई एक आइडिया लीजिए,
उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए, उसे सोचिए, उसका सपना देखिए, उसे जीना शुरू करिए। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है। ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि किसी भी देश का आकलन, किसी भी सभ्यता का आकलन उसकी न्याय व्यवस्था से होता है। उन्होंने कहा कि हमारी न्याय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण अंग को हम सब ऑर्डिनेट क्यों कहते हैं। दोनों शब्दों में बदलाव होना चाहिए और ऐसा ही बदलाव सोच में भी होना चाहिए। कोई भी अदालत सब ऑर्डिनेट नहीं हो सकती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में AIR पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राजस्थान के नागरिक संहिता में हुए बदलाव पर बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने वाली एक बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय की मांग के बाद अंग्रेजों के बनाए गए इन कानूनों को खत्म किया गया है, जो नए वकीलों के लिए एक वरदान है। अंग्रेजों के कानून को हम कब तक ढोते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। उनका कानून उनको बचाने के लिए था। द जर्नी फ्रॉम दंड विधान टू न्याय विधान इज अ सिग्निफिकेंट जर्नी, अनशैकलिंग अस फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट एंड कॉलोनियल लीगेसी। जुलाई से तो लागू हो गए हैं। दिस इज boon to the young lawyers. You can now steal the march and please be part of it. यदि आप ऐसा करेंगे and you will mix it with technology, you will have great gain. I had the good fortune to preside the Council of States, the House of Elders, the Upper House, when these three legislations were passed. A very powerful committee went into each and every provision. It was analyzed at micro level. मैं आपको यही कह सकता हूं कि मैं तो अंदाजा नहीं लगा सकता था वकील होते हुए भी कि सरकार ने जो ये बदलाव किया है, कितना समय लगाया है, कितनी गहराई में जांच की है, एक एक प्रोविजन की पृष्ठभूमि की गई, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को नया आयाम दिया गया है कि ऊपर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, हाई कोर्ट्स का भी बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दी फाउंडेशन। मेरा आग्रह रहेगा और व्यक्तिगत रूप से मैं प्रयत्नशील हूं, इफ वी हैव टू मेक जस्टिस affordable, justice accessible, we have to give people quality justice. Let us focus majorly on our district courts.
our magistrates, our district judges, our young lawyers, our lawyers in the district courts work under very challenging conditions, very trying conditions. मैंने कोविड का दौर देखा है, सुप्रीम कोर्ट तक में कुछ वकीलों ने वकालत छोड़ दी। ऐसे पेशे को कोई छोड़ता है तो वो आप और हम पर बहुत बड़ी टिप्पणी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में कानून और सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता की अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि जब भी कोई नया कानून सार्वजनिक किया जाए तो वो अपने विचार और सुझाव अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि एक बार लागू होने वाले कानूनों का लोगों, राज्य और पूरे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भुवनेश्वर में KIIT स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी का उद्घाटन करते हुए कहा, हालांकि कानून और नीतियों के निर्माण में जनता की भागीदारी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिक केंद्रित नीतियों की वकालत की, जिसमें सभी हितधारक शामिल हों, समान अधिकार सुनिश्चित हों और जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो। शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, न्यायाधीशों और छात्रों के समक्ष बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश के भविष्य को आकार देने में सार्वजनिक नीति के महत्व पर जोर दिया। दुनिया के अंदर किसी भी देश को अगर सशक्त बनाना है, किसी भी देश को मजबूत बनाना है, उस देश के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करना है, तो कानून पारदर्शी बने, लोगों के लोकहित में हो और कानून बनने के साथ साथ लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी बने जिससे समाज के सभी लोगों को समान रूप से व्यापक अधिकार भी मिले, समानता भी हो, समता मूलक भी हो और हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण वितरण हो। आज हमें गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत है। जब आजाद भारत हुआ था तो बहुत चिंताएं थी, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि भारत की विविधताएं, धार्मिक विविधताएं, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक स्थितियां, एक ऐसा देश है जिसकी विविधताएं डाइवर्सिटी ताकत बन गई और इस ताकत को बनाने का काम किया लोकतंत्र ने। भारत और चीन सीमा यानी LAC पर पेट्रोलिंग और बफर जोन को लेकर सहमति बन गई है। बफर जोन यानी वो स्थान जहां दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी हद में रहते हुए पेट्रोलिंग करेंगे। बफर जोन हमेशा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सीमा पर शांति बनी रह सके। भारत चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह भी कहा कि लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में सैनिकों का पीछे हटना पहला कदम है और उम्मीद है कि भारत 2020 की गश्त की स्थिति में वापस आ जाएगा। विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगला कदम तनाव कम करना है। हालांकि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक भारत को यकीन नहीं हो जाता कि दूसरी तरफ भी यही हो रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। 21 अक्टूबर को जो सहमति जो बनी थी, उस सहमति इस बात पे बनी थी कि दो जगह माने देपसांग और डेमचोक जो लद्दाख में सबसे नॉर्थ में है,
वहां जो पेट्रोलिंग पे जो पहले जो बाधाएं लगी थी, अब उस पे सहमति बनी है और उस जगह में 2020 की जो पेट्रोलिंग जो थी पहले, हमारी अपेक्षा है कि उसी पेट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग वापस जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आयोजित होने वाला पहला दीपोत्सव खासा भव्य होने वाला है। 3 दिवसीय दीपोत्सव में इस बार 28 लाख दीपक बिछाकर 25 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। सरयू तट के विभिन्न घाटों पर वॉलंटियर्स द्वारा दीपक बिछाने का काम शुरू हो चुका है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस तैयारी की विहंगम झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.